हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। बटनेर आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गुरमीत सिंह और हम बात कर रहे हैं लगातार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान पर, और उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए हम एक और नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, भारत संघ एवं इसका क्षेत्र यानी कि भारतीय संविधान का भाग 1 आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। यानी कि आज से हम अनुच्छेदों को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, हमने संविधान सभा के गठन, संविधान सभा के कार्य, संवैधानिक विकास की वीडियो आपने ऑलरेडी देख रखी थी। उसके बाद मेरे द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान की विशेषताएँ, ये वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम भारतीय संविधान का भाग 1 शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए मित्रों, मेरे साथ बने रहिए और हम शुरू करते हैं पॉलिटिकल और उसका पहला टॉपिक यानी कि पहला भाग 1। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर। हमारी एंड्रॉयड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स, पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए, तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatner.ias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहाँ नजर आ रहा है, सीसेट 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोस अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी, थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दे जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली हैं। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260, महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ्स मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के, प्रीवियस 17 ईयर्स के जो भी
एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉइड ऐप भटनेर आईएएस डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। भाग 1, और भाग 1 में प्रश्न आ जाए कि कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो भाग 1 में कुल अनुच्छेद हैं मित्रों 4। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का उल्लेख भाग 1 में है। शुरू करते हैं हम पहला अनुच्छेद। अनुच्छेद 1, पहला ही प्रश्न, पहला ही फैक्ट कि अनुच्छेद 1 में क्या है। तो अनुच्छेद 1 में सेम बात है, भारत संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। यानी कि हमने पढ़ा था, जो अनुसूची 1 में पढ़ा था, सेम बात अनुसूची 1 में जो लिखा गया था सेम बात अनुच्छेद 1 में लिखी गई है। यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। और भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित कहाँ कहाँ किया गया है, तो अनुसूची 1 में भी किया गया है और अनुच्छेद 1 में भी भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। हमारे संविधान में प्रावधान कर रखा है कि भारत संघ में क्या कुछ शामिल है, यानी भारत संघ में क्या कुछ आता है। तो मेरे मित्रों, इसमें 3 चीज़ें हैं। कौन कौन सी देखिए, एक तो राज्य क्षेत्र, एक तो इसमें है राज्य क्षेत्र, दूसरा इसमें है संघ राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा इसमें है मित्रों केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरा इसमें है अर्जित क्षेत्र। तीसरा इसमें है अर्जित क्षेत्र। ये मोटा मोटा हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की बात की है। अब इसकी कुछ बारीकियां देखते हैं कि इसमें क्या कुछ बारीकियां हैं। अनुच्छेद 1 जो भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित करता है, यानी भारत क्या है, भारत कितना है, तो बताता है कि जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, और अगर भारत ने कोई बाह्य क्षेत्र अर्जित किया है उन सबको मिला दें तो क्या बनेगा, भारत बनेगा। मित्रों, कल भी हम बात कर रहे थे, जब हम भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे थे कि भारत संघात्मक शासन व्यवस्था है या भारत एकात्मक शासन व्यवस्था है, वहाँ पर हमने बात की थी कि भारत संघात्मक और एकात्मक विशेषताओं का एक खूबसूरत समन्वय है, एक संयोग है। हम यहाँ पे बात करते हैं कि अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है। इसको एक बार रफ करता हूँ, मैं दोबारा से बात करेंगे इस मुद्दे पर। अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है, यूनियन ऑफ द स्टेट। भारत इज, पहली बात इससे पहले चलते हैं, प्रश्न आ जाए कि भारत की संविधान में भारत देश के लिए कितने नामों का उल्लेख किया गया है या किस नाम का उल्लेख किया गया है। तो आपको बता दूं कि 2 नाम हैं भारत के लिए, या तो भारत या फिर इसके लिए कहा गया है इंडिया। हिंदुस्तान, आर्यव्रत, भारतवर्ष, इन शब्दों का उल्लेख संविधान में नहीं है। भारत के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, भारत और इंडिया। संविधान सभा जब भारत का संविधान का निर्माण कर रही थी तो इस मुद्दे पे बड़ी बहस हुई कि भारत को भारत कहा जाए या फिर इंडिया कहा जाए, क्योंकि 1773 से जब रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आता है, पहला अधिनियम अंग्रेजों द्वारा जो भारत में लागू किया गया था, से लेकर 1947 तक अंग्रेजों ने भारत को इंडिया नाम से ही संबोधित किया था। और आज अगर हम उसका नाम भारत रख लेते हैं तो फिर भारत, फिर इंडिया कौन था, इंडिया क्या था, अंग्रेजों ने किसको गुलाम बनाया, अंग्रेज किसको आज़ाद करके चले गए, इस बात पे बड़ा विवाद हो जाता। तो इंडिया तो शब्द रखना जरूरी था, जो कि आधुनिकता का प्रतीक है। इंडिया जो शब्द है ये आधुनिकता का प्रतीक है, लेकिन भारत अब इस नाम को लिखे बगैर भी काम नहीं चल सकता था, क्योंकि भारत हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का प्रतीक है। तो अब भारत लिखा जाए या इंडिया लिखा जाए, इस मुद्दे पे बड़ा विवाद हुआ।
तो ले दे के बात खत्म हुई कि दोनों लिख दो, कि भारत जो कि इंडिया है, इंडिया जो कि भारत है। तो दोनों बातों का, दोनों शब्दों का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। इंडिया, हम दोनों बातें लिखते हैं, इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ द स्टेट। तो इंडिया या फिर भारत राज्यों का संघ है। हम कल भी बात कर रहे थे, यूनियन का अर्थ क्या होता है, संघ, और एक और शब्द आता है फेडरेशन। फेडरेशन का अर्थ भी क्या होता है, संघ। लेकिन फेडरेशन जो होता है वो एक समझौता होता है, वो एक संधि होती है, वो एक समूह होता है। यानी कि समझौते द्वारा बनाया गया कोई संघ है तो फेडरेशन है। लेकिन भारत समझौते द्वारा बनाया गया संघ नहीं है। भारत जब से पृथ्वी पर है, भारत जब से अस्तित्व में है, ये एक अविनाशी संघ है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी ने मिलकर भारत नहीं बनाया, बल्कि भारत ने इनको बनाया है ना। हरियाणा को किसने बनाया, भारत ने बनाया। उत्तराखंड को, झारखंड को, छत्तीसगढ़ को किसने बनाया, भारत ने बनाया। यानी भारत ने राज्य बनाए हैं, राज्यों ने भारत नहीं बनाया। तो पहली बात तो क्या है, भारत यूनियन है ना, फेडरेशन नहीं है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, नॉट ए फेडरेशन ऑफ द स्टेट। फेडरेशन नहीं है। हालांकि दोनों ही शब्दों का अर्थ क्या होता है, दोनों ही शब्दों का अर्थ होता है संघ। लेकिन भारतीय संघ के लिए जिस शब्द का प्रयोग होगा वो होगा यूनियन, क्योंकि फेडरेशन शब्द हमारी प्रकृति के साथ मैच नहीं करता। तो यहां से दो बातें क्लियर होती है। देखिए इस पूरे सेंटेंस की बात करते हैं। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। इससे दो बातें क्लियर होती है। नंबर एक क्या होता है, देश का नाम। देश का नाम क्या है, देश का नाम क्या है, देश का नाम है इंडिया, देश का नाम है भारत। दोनों है, हम किसी एक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों शब्दों का उल्लेख किया है, इंडिया भी है, भारत भी है। हिंदुस्तान, आर्यव्रत, भारतवर्ष, इन शब्दों का उल्लेख संविधान में नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, इस जो सेंटेंस से, इस कथन से दो बातें सिद्ध होती है। नंबर एक, देश का नाम, और नंबर दो, देश की शासन पद्धति। दो चीजें क्लियर होती है, देश का नाम, और देश का नाम क्या है, भारत। देश का नाम क्या है, इंडिया। और दूसरा, इस सेंटेंस से क्या सिद्ध होता है, देश की शासन पद्धति। देश की शासन पद्धति कैसी है, यूनियन, संघात्मक। हम एकात्मक शासन नहीं है भारत में। हालांकि कुछ एक विशेषताएं एकात्मक शासन की हमारे संविधान में है, तो वो मात्र एक संयोग है, वो एकात्मक शासन नहीं है। कल हम बात कर रहे थे, बहुत सी चीज़ें हैं, एकल नागरिकता, एकल संविधान का होना, अखिल भारतीय सेवाओं का होना, राज्यपाल के पद की नियुक्ति होना, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का होना, समवर्ती सूची का होना, ये सारी एकात्मक शासन की विशेषताएं हैं। इसके बावजूद भी हमारा संविधान स्पष्ट कहता है कि भारत में शासन कैसा है, संघात्मक। क्योंकि यूनियन ऑफ द स्टेट का मतलब क्या है, जो हमारी शासन पद्धति को इंगित करता है। तो इंडिया दैट इज भारत, देश के नाम की बात करते हैं, यूनियन ऑफ द स्टेट, देश की शासन पद्धति की बात करते हैं। तो इस सेंटेंस से दो बातें क्लियर होती है, देश का नाम और देश की शासन पद्धति। उम्मीद है मित्रों समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अभी हम बात कर रहे थे कि भारत और जो इसका संघ क्षेत्र है, जो इसका राज्य क्षेत्र है, इसमें तीन चीजें हैं। नंबर एक तो है इसमें राज्य, नंबर दो है इसमें केंद्र शासित प्रदेश, नंबर दो है इसमें केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटीएस, और नंबर तीन है इसमें अर्जित क्षेत्र। हमारे संविधान निर्माताओं ने, देखिए अक्सर जो हमारे संविधान निर्मात्री सभा है उस पर लाखों सवाल खड़े कर दिए जाते हैं,
लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा थी, जो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे वो बड़े देवदूत थे और बड़ा सोच समझकर बड़ा ही खूबसूरत संविधान का निर्माण किया है। देखिए, राज्य जितने भी राज्य हैं हमारे 28 हैं, 29 हैं, जितने भी होते हैं उनका उल्लेख, केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख तो कर दिया कि ये भारत होगा, लेकिन इस चीज़ को भी खुला छोड़ा गया है कि मान लीजिए कल को हम किसी बाह्य प्रदेश को भारत में शामिल करते हैं और मान लीजिए बांग्लादेश कहे कि भाई मुझे तो भारत में शामिल होना है, मुझे अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं चाहिए, बांग्लादेश भारत में मिलना चाहता है, तो अगर इस चीज़ का उल्लेख ना होता तो हम बांग्लादेश को भारत में कैसे मिलाते। तो बड़ा सोच समझ कर लिखा गया था, क्योंकि हो सकता है भविष्य में ऐसी संभावनाएं खड़ी हो जाए कि किसी बाह्य क्षेत्र को हमें अर्जित करना पड़े, अधिग्रहित करना पड़े, तो उसके लिए भी गुंजाइश छोड़ी गई है। तो उसको हम किस में रखेंगे, अर्जित क्षेत्रों में, और इन सब को मिला देंगे तो क्या बनेगा, भारत। 3 चीज़ें हैं, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्र। हालांकि आज के टाइम में अर्जित क्षेत्र कितने हैं, 0 हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कल को कोई भी बाह्य क्षेत्र, कोई बाह्य प्रदेश भारत में मिलना चाहता है, भारत उसको अधिग्रहित करता है, तो वो अर्जित क्षेत्र में आएगा, तो उसको हम संपूर्ण क्या कहेंगे, भारत। तो 3 चीज़ें हैं। अब हम जाते हैं मूल संविधान पे। बार बार अक्सर मैं मूल संविधान की बात करता हूं। मूल संविधान में क्या था, देखिए मित्रों, मूल संविधान में जो भारत का संघ क्षेत्र था उसको 4 भागों में बांटा गया था। उसके नाम रखे गए थे भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ। ये इसको आप ABCD से भी संबोधित कर सकते हैं, एक ही बात है। 4 प्रकार के क्षेत्र रखे गए थे। पहला देखते हैं भाग क। भाग क में पहले तो कितने क्षेत्र थे, तो इसमें क्षेत्र थे मित्रों 9। कितने क्षेत्र थे, 9। और यहाँ पे शासन, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाग क के अंतर्गत जो क्षेत्र थे, जो राज्य थे, वहाँ पर शासन व्यवस्था का संचालन कौन करता था, तो वहाँ पे शासन व्यवस्था का संचालन करता था गवर्नर। तो भाग ए में 9 राज्य थे, 9 क्षेत्र थे, जहाँ पे शासन व्यवस्था कौन चलाता था, गवर्नर। भाग बी में भी कितने राज्य थे, भाग बी में भी 9 राज्य थे, और वहाँ पे शासन व्यवस्था का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा था, विधान मंडलों के द्वारा, विधान मंडलों के द्वारा। तीसरा जो है भाग ग, और भाग ग जो कि कितने राज्य थे, 10 क्षेत्र कितने थे, 10। इसमें थोड़ी केंद्रीकृत व्यवस्था थी, केंद्रीकृत व्यवस्था यानी कि कुछ सीमा तक एकात्मक शासन जैसी। और यहाँ पे शासन कौन चला रहा था, यहाँ पे शासन संचालन के लिए पद सृजित किया गया था जिसका नाम था मुख्य आयुक्त। और जो भाग ग, भाग डी था, इसमें एक ही क्षेत्र था जिसका नाम था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो मूल संविधान में अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत के संघ क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया था, तो मेरे मित्रों उसका उत्तर होगा 4। भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ, यानी A, B, C और D। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि कुल कितने राज्य क्षेत्र थे, तो 9 और 9 18 और 10 28 और 1 29 क्षेत्र थे। और आज के टाइम में कितने हैं मित्रों, 28 और 9 कितने हो जाते हैं, 33। तो 9 राज्य थे जिसपे गवर्नर का शासन था, 9 राज्य थे जिसमें विधानमंडल थी, 10 क्षेत्र थे जिसमें मुख्य आयुक्त का शासन था, और एक था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ऐसा कुछ हमारा स्ट्रक्चर था मूल संविधान में, लेकिन ये बना नहीं रह सका। आगे देखते हैं क्यों नहीं रह सका। जो देसी रियासतें हमने इसमें शामिल की थी उनका उल्लेख इसमें किसी में भी नहीं आया, इन 4 में ही। लेकिन देसी रियासतों का एकीकरण अगर हम एक बात कहें तो स्थायी नहीं था, मतलब परमानेंट नहीं था। देसी रियासतें अलग हो सकती थी, और दक्षिण क्षेत्र जो मतलब दक्षिण भारत है
उसके अधिकांश भाग में ये डिमांड्स होने लगी थी कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। तो भारत सरकार, एक तो अभी अभी हम देश हमारा आज़ाद हुआ है, अभी तक हमारी शासन व्यवस्था अच्छी तरीके से टिक भी नहीं पाई कि आंदोलन भी खड़े होने शुरू हो गए। राज्यों का पुनर्गठन करना है, अभी तक हम समझ भी नहीं पा रहे कि देश की शासन व्यवस्था को कैसे संचालित करना है, और इतना विकट मुद्दा हमारे सामने खड़ा हो गया कि अब राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। तो हमारी जो सरकार थी, केंद्र सरकार थी, उन्होंने एस के धर की अध्यक्षता में धर आयोग का गठन किया 1948 में। धर आयोग का गठन किया 1948 में। देखिए मित्रों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है और यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते रहे हैं। हम 3-4 आयोगों की बात करेंगे, एस के धर आयोग, JVP आयोग, फजल अली आयोग। जिन तीनों का संबंध किससे है? राज्यों के पुनर्गठन से। आजकल ये भी ट्रेंड चल गया है, प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से किस आयोग का संबंध राज्यों के पुनर्गठन से नहीं है, और वहाँ पे आपको दे देगा एस के धर आयोग, फजल अली आयोग, राजमनार आयोग, उपरोक्त सभी। तो हमें देखना है कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोग कौन कौन से हैं और उन्होंने क्या क्या अनुशंसाएं की, उनकी अनुशंसाओं को कितना माना गया, हम टोटल बात करेंगे। धर आयोग का गठन किया गया जून 1948 में और दिसंबर 1948 में इसने अपनी रिपोर्ट रखी। देखिए, एस के धर की अध्यक्षता में धर आयोग का गठन किया गया। धर आयोग का गठन किया गया जून 1948 में और दिसंबर 1948 में इसने अपनी रिपोर्ट रखी और इसने बात कही कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं करना चाहिए, बल्कि किस आधार पर गठन होना चाहिए? प्रशासनिक दृष्टि से राज्यों का गठन होना चाहिए। अब जैसे इसने रिपोर्ट रखी, जो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग हो रही थी, जो आंदोलन हो रहा था, उस आंदोलन ने और जोर पकड़ लिया। तब सरकार ने इसकी अनुशंसाओं को कैंसिल कर दिया। इसकी अनुशंसाओं को नहीं माना गया क्योंकि इसने कह दिया था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन न करके प्रशासनिक दृष्टि से, ताकि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके, इस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। तो इसकी बात जची नहीं सरकार को, जनता ने भी इसको स्वीकृत नहीं किया। तो एक और आयोग बना दिया गया जिसका नाम था JVP आयोग। JVP आयोग, आगे देखते हैं। JVP आयोग, JVP में कौन कौन था इसको याद रखने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि J से कौन है? जवाहरलाल नेहरू। B से वल्लभ भाई पटेल और P से पट्टाभी सीतारमैया। एक आयोग बनाया गया, JVP आयोग बोलते हैं। J से जवाहरलाल नेहरू, B से वल्लभ भाई पटेल और P से पट्टाभी सीतारमैया। 1948-49 इसने अपनी रिपोर्ट रखी 1949 में, और इस आयोग ने कहा, सेम बात कही धर आयोग वाली, कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। यानी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को इस आयोग ने अस्वीकृत कर दिया। आंदोलन ने और जोर पकड़ लिया कि अब क्या किया जाए। अब सरकार के सामने विकट समस्या खड़ी हो गई। 1953 में जब ये आंदोलन काफ़ी जोर पकड़ चुका था, तो 1953 में सरकार को हार कर जो मद्रास राज्य था जिसमें तेलुगु भाषी लोग अलग होकर अपना एक राज्य बनाना चाहते थे, तो तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक नया राज्य बना दिया गया, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। ये प्रश्न बहुत बार आया है, पता नहीं कितने ही कॉम्पिटिशन्स में ये प्रश्न पूछा गया है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। तो मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी लोगों को अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया जिसका नाम था आंध्र प्रदेश।
अब सरकार के सामने ये समस्या तो खड़ी हो ही थी कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन तो करना ही पड़ेगा। अब सरकार ने क्या किया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए एक और समिति बनाई, एक और आयोग बनाया, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। और इसमें कौन कौन सदस्य थे? क्योंकि ये राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसको हालांकि फजल अली आयोग भी कह दिया जाता है। फजल अली आयोग। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि फजल अली आयोग का संबंध किससे था। प्रश्न आएगा केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में सिफारिश करने के लिए, राज्यपाल की नियुक्ति करने के लिए, राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में सिफारिश के लिए, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित सिफारिश के लिए, मतलब ऐसे 4 ऑप्शन बन जाएंगे। तो फजल अली, अगर राज्य पुनर्गठन आयोग पूछ लिया फिर तो नाम से स्पष्ट है कि राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए आयोग बनाया गया था। जबकि एग्जामिनर क्या पूछेगा कि फजल अली आयोग का संबंध निम्न में से किससे है? केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में अनुशंसा देने के लिए, राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में अनुशंसा देने के लिए, राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए, और या फिर आ जाएगा राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित अनुशंसा करने के लिए। तो फजल अली आयोग का संबंध किससे है? फजल अली आयोग का संबंध है राज्यों के पुनर्गठन, और राज्यों का पुनर्गठन भी किस आधार पर? भाषाई आधार पर। यानी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, कितने राज्य बनाए जाएं, किस किस क्षेत्रों को मिलाकर कौन सा राज्य बनाया जाए, किस क्षेत्र में किस भाषा के लोग अधिक हैं, किनका बाहुल्य है, कौन कम है, कितना क्षेत्र बनाया जाए, मतलब टोटल चीज़ छोड़ दी गई फजल अली आयोग पर। और फजल अली जो थे इस आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। 2 और सदस्य थे, एक थे इसमें हृदयनाथ कुंजरू, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, और एक थे के.एम. पनिक्कर। के.एम. पनिक्कर। तो 3 सदस्य थे टोटल, या यूँ कहें कि एक अध्यक्ष था और 2 सदस्य थे। और फजल अली आयोग यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो किया गया था वो किया गया था 1953 में, और 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। और इस रिपोर्ट में इसने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, जिसमें 14 राज्य बनाए जाएं, तथा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया, और 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया जाए उसमें 16 राज्य प्लस 3 यूटीस यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाए। 16 राज्य बनाए जाएं प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। और लगभग अगर हम बात करते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की लगभग अनुशंसाओं को स्वीकृत कर लिया गया था। और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया हमारे देश की संसद द्वारा 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 हमारे देश की संसद द्वारा पारित किया गया। और इसी के साथ ही 9वां संविधान संशोधन 1956 भी पारित किया गया। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा हमारे देश की संसद ने 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। हालांकि जो फजल अली आयोग था उसने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की अनुशंसा की थी, लेकिन तात्कालिक रूप से देखें तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। 1 नवंबर 1956 के दिन हमारे देश में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, 1 नवंबर 1956 को।
उसके बाद में धीरे धीरे आपने देखा होगा कि हरियाणा से महाराष्ट्र से अलग करके गुजरात बना दिया गया, पंजाब से अलग करके हरियाणा हिमाचल बना दिया गया, विभिन्न राज्य बनते रहे और वर्तमान समय तक राज्यों की संख्या कितनी है? 28। तो अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत संघ और इसका राज्य क्षेत्र। हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में दोबारा रिपीट करते हैं। भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में। दूसरा, भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र में क्या कुछ शामिल होता है? तो इसमें भारत के राज्य, भारत के केंद्र शासित प्रदेश और तीसरा हो जाएगा अर्जित क्षेत्र। इन तीनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? भारत। फिर हमने ये देखा कि जब 26 जनवरी 1950 को हम संविधान लागू कर रहे थे, मूल संविधान में कितने प्रकार के राज्य क्षेत्र थे? तो 4 प्रकार के थे। भाग ए, भाग कै, भाग ख, भाग ग और भाग घ। भाग कै में 9 प्रकार के राज्य थे, 9 प्रकार के क्षेत्र थे, जहाँ पे शासन कौन करेगा? गवर्नर। भाग ख में या भाग बी में भी 9 प्रकार के क्षेत्र थे, जहाँ पे शासन कौन करेगा? वहाँ के विधानमंडल। भाग सी या भाग ग में 10 प्रकार के क्षेत्र थे, जिसमें शासन कौन करेगा? मुख्य आयुक्त। और भाग डी में एक ही क्षेत्र था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। फिर बाद में जब भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग होने लगी तो सरकार ने 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में धर आयोग बनाया, जिसने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि किस आधार पर होना चाहिए? प्रशासनिक आधार पर। इसकी अनुशंसाओं को अस्वीकृत कर दिया गया। फिर जेबीपी आयोग बनाया गया, जिसने भी क्या कहा? जेबीपी आयोग ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात को अस्वीकार कर दिया। 1953 में आंध्र प्रदेश धक्के से बन गया। हालांकि हमने ऐसा कोई आयोग नहीं बनाया था, लेकिन हमें मद्रास से तेलुगु भाषी लोगों को अलग करके एक नया राज्य बनाना पड़ा, आंध्र प्रदेश, जो कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। फिर हमने फजल अली आयोग बनाया, जिसमें हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पनीकर 2 सदस्य और थे, कि राज्यों का गठन कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए, कौन कौन से राज्य बनाए जाएं। और फजल अली आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी 1955 में, और उसमें उसने कहा कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। लेकिन बाद में जब हमने राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया, 9वां संविधान संशोधन 1956 किया, और 1 नवंबर 1956 को जब हमने इस अधिनियम को लागू किया, उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित किए गए, या 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में भारत को विभाजित किया गया। तो ये था हमारे संविधान का अनुच्छेद 1। आगे बढ़ते हैं मित्रों, हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2, और अनुच्छेद 2 में क्या है हम देखते हैं। अनुच्छेद 2 में लिखा गया है, साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि किसी भी बाह्य प्रदेश को अगर भारत संघ में शामिल करना है तो संसद साधारण बहुमत से ऐसा कर सकती है। संसद साधारण बहुमत से ऐसा कर सकती है। यानी कि हमारा संविधान हमारी संसद को यह छूट दे रहा है कि अगर कोई बाह्य प्रदेश, यानी भारत की सीमा है, इससे बाहर का कोई भी प्रदेश, इसकी सीमा के बाहर का कोई भी प्रदेश अगर भारत में शामिल होना चाहता है तो संसद कानून बनाकर उस क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है। यानी कि देश की बाहरी सीमा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है, देश की बाहरी सीमा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है तो किस में आता है? अनुच्छेद 2 में। अभी जैसे हम उदाहरण दे रहे थे कि मान लीजिए बांग्लादेश कहे कि भाई मुझे तो भारत में मिलना है, तो भारत मिल सकता है और बांग्लादेश मिल सकता है। और बांग्लादेश को भारत में जब मिलाया जाएगा तो उसमें कौन सा अनुच्छेद काम करेगा? अनुच्छेद 2। यानी भारत की जो बाउंड्री है, सीमा है, उसमें कोई प्रदेश शामिल होना चाहता है तो इसको अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद शामिल कर सकती है, और इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। संसद साधारण बहुमत यानी कि कुल सदस्य संख्या का 50% प्लस 1 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव ला सकती है, उस प्रस्ताव को पारित कर सकती है।
सिक्किम की हम बात करते हैं, यहाँ पे बात करना लाजमी भी है कि जब सिक्किम को भारत संघ क्षेत्र में मिलाया गया था तो 2 संविधान संशोधन हमें करने पड़े। संविधान संशोधन 35वां जो कि 1975 में किया गया और संविधान संशोधन 36वां जो भी 1975 में किया गया। अगर हमारा संविधान ये कह रहा है, हमारे संविधान का अनुच्छेद 2 ये कह रहा है कि किसी बाह्य प्रदेश को, बाह्य क्षेत्र को भारत संघ में शामिल करना है तो इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट कह रहा है, संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 368 को प्रक्रिया में लाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 35वां और 36वां संविधान संशोधन जो किया गया वो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया और सिक्किम राज्य को मिलाने के संदर्भ में ये संविधान संशोधन हुए। तो फिर ये हमें क्यों करने पड़े? तो यहाँ पे देखते हैं क्यों करना पड़ा। अभी हम बात कर रहे थे मित्रों कि भारत संघ, और भारत संघ में क्या है? भारत के राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं और तीसरा है अर्जित क्षेत्र हैं। यानी कि 3 कैटेगरीज हैं, 3 वर्ग हैं भारत के संघ में। राज्य हो जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे जो कि ऑलरेडी है ही, और अगर मान लीजिए कोई बाह्य क्षेत्र को हम शामिल करते हैं तो किस में आ जाएगा? अर्जित में। अब सिक्किम को भारत में शामिल करना, और सिक्किम को जो भारत में शामिल किया गया था ना, तो एक राज्य के रूप में नहीं किया गया था, बल्कि क्या बनाया गया था? सहराज्य। सिक्किम एक सहराज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया, और सहराज्य इसमें कहीं है ही नहीं। तो बड़ी दिक्कत हुई कि सहराज्य शब्द का तो उल्लेख ही नहीं है, अब ये किस में आएगा? तो हमने 35वां संविधान संशोधन किया। हमने 35वां संविधान संशोधन करके एक नया अनुच्छेद जोड़ लिया जिसका नाम था अनुच्छेद 2A, कैपिटल A। और मैं अक्सर बताता हूं कि जब भी कैपिटल ABC आएगा तो इसका मतलब है कि वो अनुच्छेद मूल संविधान में नहीं था, वो बाद में जोड़ा गया है किसी न किसी संविधान संशोधन के तहत। 35वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 2A जोड़ा गया, और हमने इस 2A के तहत, देखिए मित्रों, अनुच्छेद 2A के तहत हमने सिक्किम को भारत में नहीं मिलाया। 2A के तहत हमने एक और कैटेगरी सृजित की, एक और वर्ग सृजित किया जिसका नाम क्या था? सहराज्य। यानी कि जब 1975 में हम 35वां संविधान संशोधन कर रहे थे, या संविधान संशोधन को करके हमने उस अधिनियम को लागू किया, तो 2A आर्टिकल 2A जोड़ा गया। तब उस समय भारत के संघ में कुल कितने वर्ग थे? 4 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, अर्जित क्षेत्र और सहराज्य। और सहराज्य में हमने किसको रखा? सहराज्य में हमने रखा सिक्किम को। अब सहराज्य बना लिया गया। हम नहीं चाहते थे कि कैटेगरी 3 हो, 4 हो, 5 हो, 3 प्रकार की कैटेगरी है, बस ठीक है, पड़ी रहे। हमने फिर एक और संविधान संशोधन किया, 36वां संविधान संशोधन। और 36वां संविधान संशोधन भी कब किया गया? 1975 में। और इसके द्वारा किया गया इसके द्वारा हमने अनुच्छेद 2A को काट दिया। यानी अब केवल क्या है? अनुच्छेद 2A जो बनाया गया था वो हमें अंतरिम यानी कि तत्कालिक रूप से बनाया था। क्यों? क्योंकि सिक्किम को हमने सहराज्य का दर्जा दिया था, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया था। लेकिन चूंकि अब वो सहराज्य बन चुका है तो हमने 2A हटा दिया। अब 2A हटा दिया तो सहराज्य शब्द भी हट गया, तो सिक्किम अपने में क्या बन गया? भारत का राज्य बन गया। सिक्किम भारत का राज्य बन गया। यानी सिक्किम को भारत में मिलाने के लिए हमने एक रणनीति तैयार की थी। 35वां और 36वां संविधान संशोधन सिक्किम को भारत में शामिल करने से संबंधित है, लेकिन सिक्किम को शामिल करने के लिए हमने संविधान संशोधन किया, ऐसा नहीं है। 35वां संविधान संशोधन किया हमने एक नई कैटेगरी सृजित करने के लिए, और वो नई कैटेगरी थी सहराज्य। और 36वां संविधान संशोधन किया हमने उस सहराज्य वाली कैटेगरी को समाप्त करने के लिए, यानी कि अनुच्छेद 2A को समाप्त करने के लिए। जब 2A हट गया, सहराज्य हट गया, और सिक्किम अपने में क्या बन गया? भारत का राज्य बन गया। तो सिक्किम को भारत में हमने मिला लिया 35वां और 36वां संविधान संशोधन द्वारा की गई प्रक्रिया के द्वारा। तो अनुच्छेद 2 हमें क्या कहता है कि किसी भी बाह्य क्षेत्र को
भारत संघ में शामिल करना है तो संसद सामान्य बहुमत से ऐसा कर सकती है। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए किसी भी प्रकार के इसके लिए अनुच्छेद 368 में किसी भी प्रकार की प्रक्रिया का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 इसमें क्या है मित्रों, देखते हैं। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में हालांकि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी लंबा चौड़ा फर्क है। अनुच्छेद 2 जो कि भारत की बाहरी सीमा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से संबंधित है, और अनुच्छेद 3 देश की सीमा के अंदर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है उससे संबंधित है। देखते हैं क्या है इसमें। अनुच्छेद 3 संसद को ये शक्ति प्रदान करता है कि वो भारत संघ राज्य के अंदर किसी नए राज्य का सृजन कर सकती है, नया राज्य बना सकती है। तेलंगाना बनाया हमने, भारत का 29वां राज्य था, हालांकि दोबारा से 28वां हो गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर का हमने अभी अक्टूबर 2019 में राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना लिए गए हैं। भारत के अंदर किसी नए राज्य का सृजन करना है। नए राज्य का सृजन कैसे? ये एक राज्य है, इसको तोड़ के 2 बना दिए गए, ए और बी, ऐसा कर सकता है। ये एक राज्य है, ये एक राज्य है, ये एक राज्य बना दिया गया, संसद ऐसा कर सकती है। ये एक राज्य है, ये एक राज्य है, ये एक राज्य है, इसमें से कुछ क्षेत्र लेकर एक नया राज्य बना दिया गया। अब ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी, नया राज्य बन गया। तो नए राज्य का सृजन कर सकती है संसद अनुच्छेद 3 के तहत, नंबर 1। नेक्स्ट, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। किसी राज्य का नाम अगर परिवर्तन करना है तो कर सकती है। यूपी को संयुक्त प्रांत किया जा सकता है, राजस्थान को राजस्थान किया जा सकता है ना, पंजाब को पैप्सू किया जा सकता है, मतलब कर सकते हैं। नाम में परिवर्तन करना है तो संसद कर सकती है और इसके लिए किसी भी प्रकार की संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। नाम में परिवर्तन हो सकता है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन हो सकता है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन हो सकता है, किसी नए राज्य का गठन किया जा सकता है, किसी राज्य को समाप्त भी किया जा सकता है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये जो सब कुछ है ये देश की सीमा के अंदर हो रहा है, तो इसके लिए अनुच्छेद कौन सा काम करेगा? अनुच्छेद 3। यहाँ पे एक बात देखने वाली है मित्रों, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है। मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, हालांकि ऐसा है नहीं कि मान लीजिए राजस्थान का नाम बदलकर राजस्थान करना है, मान लीजिए यूपी का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत करना है, तो इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है, उड़ीसा जो राज्य है उसकी भाषा है उड़िया और उसका नाम बदलकर किया गया ओडिया, परंतु इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ा। किसी राज्य का नाम बदलना है तो संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भाषा का नाम बदला तो हमें संविधान संशोधन करना पड़ा। 96वां संविधान संशोधन 2010, और इस संशोधन द्वारा उड़िया भाषा का नाम बदलकर क्या किया गया? ओडिया। इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ा। लेकिन अगर उड़ीसा राज्य का नाम बदलकर ओडिया करना है तो संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इन बातों को समझना है। प्रश्न आ जाएगा कि किसी भी भाषा का नाम बदलने के लिए, या ऐसा प्रश्न आ जाए कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद किसी राज्य की भाषा के नाम में परिवर्तन कर सकती है, तो नहीं कर सकती। साधारण बहुमत नहीं होगा, अनुच्छेद 3 वहाँ पे नहीं होगा, उसमें अनुच्छेद 368 का प्रयोग करना पड़ेगा। संसद विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित करेगी, राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर करेंगे, तब जाकर उस भाषा का नाम बदला जाएगा। जबकि किसी राज्य का नाम बदलना है, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, किसी नए राज्य का गठन करना है, 2-3 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना है, राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाना है, केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनाना है, तो इसके लिए किसी भी प्रकार के संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
तो अनुच्छेद 3 देश की सीमा के अंदर राज्यों के सृजन से संबंधित है। राज्यों का गठन किया जा सकता है, नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, उसकी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट है मित्रों अनुच्छेद 4। अगला है अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 4 को देखते हैं। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 को दोहराया गया है। मैं दोहराता हूं यहां पे, किसी बाह्य क्षेत्र को भारत संघ में शामिल करना, यानी कि अनुच्छेद 2 का प्रयोग करना, तथा देश की सीमा के भीतर किसी नए राज्य का, मैं नीचे लिखता हूं, किसी भी नए राज्य का सृजन करना, उसकी सीमा, उसके नाम में परिवर्तन करना, यानी कि अनुच्छेद 3। ये सब जो है, ये सारा जो चीज़ है वो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं होगा। ये कैसे होगा? ये संसद के साधारण बहुमत से हो सकेगा। संसद के साधारण बहुमत से हो सकेगा। इसके लिए अनुच्छेद 368 का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, मैं इस बात को थोड़ा दोहरा दूं। कल भी हम बात कर रहे थे कि संविधान में संशोधन, परिवर्तन 3 तरीके से होता है। एक तो संसद का साधारण बहुमत, यानी कि 50% प्लस 1 अधिक सदस्यों की सहमति। दूसरा होता है विशेष बहुमत से, और तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति से। लेकिन अनुच्छेद 368, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन कितने तरीकों से होता है, तब 2 होगा, तरीका नंबर 2 और तरीका नंबर 3। यानी जो तरीका नंबर 1 है साधारण बहुमत, तो साधारण बहुमत अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता है। तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 के तहत किया गया परिवर्तन, अनुच्छेद 3 के तहत किया गया परिवर्तन संविधान संशोधन के रूप में नहीं गिना जाएगा, यानी कि संविधान संशोधन नहीं होगा, यानी कि अनुच्छेद 368 का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, किसी बाह्य क्षेत्र को भारत संघ में शामिल करना है तो साधारण बहुमत। लेकिन अगर हमने किसी क्षेत्र को, मान लीजिए भारत किसी क्षेत्र को किसी विदेशी शक्ति को सौंप रहा है, जैसे बांग्लादेश के साथ हमारे गांवों की अदला बदली हुई थी, तब संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। लेना है तो साधारण बहुमत से ले लेंगे, देना है तो विशेष बहुमत से देंगे। मतलब ले तो आसानी से लेंगे, लेकिन जब देंगे तब आसानी से नहीं देंगे। तब हमें बड़ा सोच समझकर, बड़ा ही जो है लेना है तो साधारण बहुमत से, और अगर देना है तो विशेष बहुमत से। तो अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का प्रयोग नहीं होगा जब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग हो रहा होगा। यहाँ पे 100वें संविधान संशोधन की बात करनी थोड़ी आवश्यक है, क्योंकि आजकल अगर मैं देखूँ तो पिछले लगभग 4 या 5 कंपटीशन में 100वें संविधान संशोधन से प्रश्न आ रहे हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए 100वां संविधान संशोधन हुआ 2015 में। 100वां संविधान संशोधन जो हुआ है वो हुआ है 2015 में, और इस संशोधन के तहत बांग्लादेश के साथ, यानी भारत और बांग्लादेश के मध्य कुछ गांवों की, कुछ अंतर क्षेत्रों की अदला बदली हुई थी। कुछ क्षेत्र हमने बांग्लादेश से लिए और कुछ क्षेत्र हमने बांग्लादेश को दिए। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड अभी 2019 में एग्जाम हुआ है। उससे पहले आरपीएससी संस्कृत जो शिक्षा है उससे संबंधित एग्जाम हुआ था। उसमें प्रश्न पूछा गया, ये प्रश्न 2-3 बार दोहरा दिया गया कि जब भारत और बांग्लादेश के मध्य गांवों की अदला बदली हो रही थी, या जब 100वां संविधान संशोधन को लागू किया गया, तो भारत के कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे।
तो बता दूं, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। यानी कि जब 100 गांवों की 100वें संविधान संशोधन के तहत जो बांग्लादेश के साथ भारत की गांवों की अदला बदली हो रही थी, तो कोई क्षेत्र भारत में आया या कोई क्षेत्र भारत से गया, तो उसमें 4 ही राज्य प्रभावित हुए थे, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ये प्रश्न बड़ा ट्रेंड में है आजकल, बड़ा चल रहा है, प्रश्न लगातार दोहराया जा रहा है। तो देख लेना, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा 4 ही राज्य प्रभावित हुए थे हमारे 100वें संविधान संशोधन 2015 के लागू करने के उपरांत, जिसमें बांग्लादेश के साथ कुछ अंतः क्षेत्रों की अदला बदली की गई थी। तो ये था हमारे संविधान का भाग 1। अनुच्छेद 1 में संघ क्षेत्र का उल्लेख है। अनुच्छेद 2 में लिखा गया है कि किसी बाह्य क्षेत्र को भारत में शामिल किया जा सकता है और इसके लिए संसद साधारण बहुमत से ऐसा कर सकेगी। अनुच्छेद 3 ये कहता है कि भारत की सीमा के अंदर किसी भी प्रकार के नए राज्य का गठन करना, किसी राज्य की समाप्ति करनी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन करना है तो संसद ऐसा साधारण बहुमत से कर सकेगी। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी संशोधन होंगे उसके लिए अनुच्छेद 368 का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, इसको संसद साधारण बहुमत से कर सकेगी। अनुच्छेद 4 ये भी कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन करने की शक्ति संसद में निहित रहेगी। अब यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है, हमें बात कर लेनी चाहिए, थोड़ा सा रह गया है। अनुच्छेद 2 पे दोबारा से आते हैं। अनुच्छेद 2 में लिखा, अनुच्छेद 3 की बात करते हैं, माफ़ी चाहूँगा। अनुच्छेद 3 में लिखा गया है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन हो सकता है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन हो सकता है, किसी नए राज्य का गठन हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, मान लीजिए राजस्थान के नाम में परिवर्तन है, सीमा में परिवर्तन है, या फिर मान लीजिए जैसे यूपी में मांग उठ रही है कि यूपी को तोड़कर 4 राज्य बना दिए जाएं, पूर्वांचल, पश्चिमी क्षेत्र, अवध, बुंदेलखंड 4 बना दिए जाएं। और हालांकि रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति हैं उन्होंने इस प्रकार की याचिका को खारिज कर दिया है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि ऐसा हो जाता है, मान के चलते हैं हम कि मान लीजिए ऐसा हो रहा है, तो क्या उस राज्य से अनुशंसा करना, अब मान लीजिए यूपी को तोड़कर 4 राज्य बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ उदाहरण है, इसको अन्यथा मत लेना। मान लीजिए यूपी को तोड़कर 4 नए राज्य बनाए जा रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश की विधानसभा से, उत्तर प्रदेश के विधानमंडल से इस संदर्भ में परामर्श करना आवश्यक है? तो आवश्यक नहीं है। लेकिन एक परंपरा हमने बना रखी है कि जब भी हम किसी राज्य के नाम में, सीमा में परिवर्तन करते हैं, किसी नए राज्य का गठन करते हैं, तो उससे प्रभावित जो भी राज्य है वहाँ के विधानमंडल से हम एक बार परामर्श जरूर करेंगे, राष्ट्रपति परामर्श जरूर करेगा कि भाई ऐसा कर रहे हैं, और निश्चित समय उनको दिया जाएगा कि इस निश्चित समय के भीतर आप हमें बताइए कि हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब उस समय कितना होगा ये राष्ट्रपति तय करेंगे, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, 5 महीने, साल, 2 साल, कितना भी हो सकता है। उस समय के भीतर उस राज्य का विधानमंडल ये बताएगा कि भाई उस राज्य के नाम में, सीमा में परिवर्तन होना चाहिए या नहीं। अब मान लीजिए उसने कह दिया नहीं होना चाहिए, तो भी उसकी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी वो परामर्श है, सिर्फ एक परंपरा है, वो किसी प्रकार की संवैधानिक बाध्यता नहीं है। राष्ट्रपति उसकी सिफारिश को, परामर्श को माने या न माने, यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है और ये राष्ट्रपति का स्वयं विवेक है। लेकिन फिर भी ऐसा प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य के नाम में, सीमा में परिवर्तन करना है तो एक बार उस राज्य से पूछ लिया जाए। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो बात राज्य ने कही है वो माननी भी जाए। मानना या न मानना ये पूर्णतः केंद्र सरकार पर निर्भर है। तो इसके साथ ही हमारे संविधान का अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 यानी कि भाग 1 समाप्त होता है। उम्मीद है मित्रों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो भी मैटर है अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इस लेसन को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ जो भी पॉलिटिकल से संबंधित रुचि रखते हैं। इसके साथ ही आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।